हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2026 के लिए करंट अफेयर्स की क्लास है। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स पूछी जाती है। और इसमें आपकी जो करंट अफेयर्स है वो 1 जुलाई 2025 से लेके 20 जुलाई 2026 तक है। इसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स थी। आज जो आपकी क्लास है उसमें उत्तर प्रदेश का बजट और केंद्रीय बजट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य क्लासेस देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश बजट 2026-27। इसमें पहला पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत व्यय 19.5% है। अगला है शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन। कुल बजट का क्रमशः 12.4% शिक्षा और 6% चिकित्सा है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। अगला पॉइंट है 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें उन्हें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई, जो 2030-31 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बजट में 43,565 करोड़ 33 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई। प्राप्तियां कुल प्राप्तियां 8,48,233 करोड़ 18 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 7,28,928 करोड़ 12 लाख रुपए राजस्व प्राप्तियां और 1,19,305 करोड़ 6 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 6,03,401 करोड़ 76 लाख रुपए और इसमें स्वयं का कर राजस्व 3,34,491 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910 करोड़ 76 लाख रुपए सम्मिलित हैं। अगला है व्यय। तो कुल व्यय 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है। कुल व्यय में 6,64,470 करोड़ 55 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय और 2,48,225 करोड़ 81 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय। समेकित निधि। तो समेकित निधि की प्राप्तियों में कुल व्यय घटाने के पश्चात 64,463 करोड़ 17 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। अगला है लोक लेखा। लोक लेखा में 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित है। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 54,963 करोड़ 70 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 96 करोड़ 41 लाख ऋणात्मक को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 55,059 करोड़ 58 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अगला है राजस्व बचत। राजस्व बचत 64,457 करोड़ 57 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 1,18,480 करोड़ 59 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है। अगला है चिकित्सा शिक्षा। अगली है चिकित्सा शिक्षा। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में 60 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं में आच्छादित हैं। 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी पद्धति से की जानी है। नेक्स्ट है राजकीय तथा निजी क्षेत्रों में मेडिकल चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 4,540 थी, जिसे बढ़ाकर 12,800 किया गया है। अगला पॉइंट है कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-26 की तुलना में 15% अधिक है। अगला है अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 13% अधिक है।
नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 19% अधिक है। अगला है हस्तकरघा एवं वस्त्र उद्योग की योजनाओं के लिए लगभग 5,041 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-26 की तुलना में 5 गुने से अधिक है। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 800 इकाइयों को 40 करोड़ रुपए बैंक ऋण ने एक नए उद्यम स्थापित कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। अगला पॉइंट है आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की योजनाओं के लिए 2,059 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-26 की तुलना में 76% अधिक है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सौर नीति 2022, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 एवं उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है अयोध्या एवं मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक प्रदेश में लगभग 5,20,000 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। अगला पॉइंट है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण ऐशबाग लखनऊ में कराया जा रहा है। अगला पॉइंट है जनपद प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है। और नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने हेतु प्रदेश सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में है कि व्यावसायिक शिक्षा के बजट में 2025-26 के मुकाबले 88% की वृद्धि करते हुए लगभग 3,349 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 25-26 की तुलना में 15% अधिक है। और उच्च शिक्षा के लिए 6,991 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-26 के मुकाबले 7% अधिक है। प्राविधिक शिक्षा हेतु वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 72% की वृद्धि के साथ लगभग 2,365 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला है उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26। 9 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 का सबसे प्रमुख निष्कर्ष यह है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बहुत तेजी से बढ़ा है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2016-17 के 13.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जबकि वर्ष 2025-26 के लिए इसे लगभग 36 लाख करोड़ रुपए तक जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह राज्य खाद्यान्न, गन्ना, आम, दुग्ध, तिलहन एवं आलू के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश का अन्न भंडार कहलाता है। अगला पॉइंट है स्मरणीय तथ्य है। सबसे पहले है प्रदेश के तीव्र विकास की संकल्पना के साथ राज्य अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन यूएसए डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विकास के सार्थक प्रयासों का ही परिलक्षण है कि प्रचलित भाव पर आकलित त्वरित अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो वर्ष 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ रुपए था, वह उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए 2023-24 में 26.67 लाख करोड़ रुपए हो गया और वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों में यह 29.62 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो संशोधित अग्रिम अनुमानों में 29.78 लाख करोड़ रुपए रहा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रचलित भावों पर 13.3 लाख करोड़ रुपए था, जो विगत 8 वर्षों में 10.8% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान में 30.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगला है वित्तीय वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9.1% का योगदान दे रही है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2017-18 से 2024-25 तक संरचनात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग स्थिर रहा, जबकि द्वितीय क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 25.4% से बढ़कर 27.2% हो गया। तृतीय क्षेत्र का योगदान
8% से बढ़कर 47.0% हो गए 47% हो गए। अगला है, इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 20.4% से घटकर 19.7% हुआ। द्वितीय क्षेत्र का 27% से घटकर 25.3% पर आया, जबकि तृतीय क्षेत्र का 52.5% से बढ़कर 54.9 तक पहुंच गया। अगला पॉइंट है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के उद्योगों हेतु सकल मूल्य वर्धन में गत वर्ष के सापेक्ष 25% की उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई। यह वृद्धि दर देश के प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर होने के साथ ही अखिल भारतीय वृद्धि दर से दोगुने से भी अधिक है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय सुधार करते हुए भारत सरकार द्वारा जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2024 में चौथा स्थान, पहला महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात और उसके बाद उत्तर प्रदेश, जबकि वर्ष 2022 में प्रदेश 7वें स्थान पर था। लैंडलॉक्ड राज्यों में उत्तर प्रदेश इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2016-17 में प्रदेश के कुल 0.84 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जो विगत 8 वर्षों में दोगुने से भी अधिक वृद्धि के साथ वर्ष 2024-25 में 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया। प्रदेश के कुल सड़क नेटवर्क में 12.123 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा है। वर्तमान में 90 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश ने विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की और 2025-26 के दिसंबर तक 126.50 हजार गीगावाट घंटा उत्पादन कर देश में अग्रणी स्थान हासिल किया। अगला है, उत्तर प्रदेश वर्ष 2025-26 के सितंबर तक इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस में 13.82 करोड़ के साथ देश में अग्रणी स्थान पर रहा। अगला पॉइंट है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यरत जनसंख्या का 22.7% सेवा क्षेत्र में कार्यरत है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 47% तक का योगदान दे रही है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए पर्यटक आगमन में देश में प्रथम स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश का घरेलू पर्यटन में वर्ष 2021 में 16.2% भागीदारी के साथ द्वितीय स्थान पर था, जो वर्ष 2022 में 18.4%, वर्ष 2023 में 19.1%, 2024 में 21.9% भागीदारी के साथ देश का शीर्ष राज्य बन गया। अगला पॉइंट है, प्रदेश का कुल बजट वर्ष 2016-17 के 3.47 लाख करोड़ रुपए से 9 वर्षों की अवधि में 4.86 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2025-26 हेतु 8.33 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया, जबकि पूर्ववर्ती अवधि 2008-9 से 2016-17 में यह वृद्धि मात्र 2.34 लाख करोड़ रुपए रही। अगला है, साथ ही सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात वर्ष 2016-17 में 2016-17 के 29.3% से घटकर वर्ष 2024-25 में 28% रह गया, जो राष्ट्रीय स्तर और विश्व औसत की तुलना में काफी कम है तथा राज्य की वित्तीय स्थिरता और अनुशासन को दर्शाता है। अगला है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर दर वर्ष उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 54,664 रुपए थी, जो वर्ष 2024-25 में लगभग 9.1% की चक्रवृद्धि दर से बढ़कर 1,09,844 रुपए हो गई। अगला पॉइंट है, इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि परिलक्षित हुई, जो वर्ष 2024-25 में 1,26,304 रुपए आंकी गई। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय से अनुपात वर्ष 1970 से 71 में 82.4 लाख % था, जो वर्ष 2014-15 में घटकर 50.2% के निम्न स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2024-25 में इस गिरावट की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया और इस वर्ष यह अनुपात 53.5% रहकर अपेक्षानुरूप वृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। अगला पॉइंट है, मार्च 2026 हेतु अनुमानित आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25.19 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या 141.51 करोड़ पर लगभग 17.8% तथा विश्व की जनसंख्या 830 करोड़ का लगभग 3% है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या में लगभग 17% का योगदान है। यदि उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र देश होता तो मार्च 2026 में इसके अनुमानित जनसंख्या 25.19 करोड़ के साथ यह विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर आता। अगला है, उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर
2004 में कुल प्रजनन दर में 2.7 थी, जो NFHS 5 में घटकर 2.4 हो गई। शीघ्र ही प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा वर्ष 2011 से 2051 के बीच 62.5 वर्ष से बढ़कर 73.2 वर्ष तथा महिलाओं की 65 वर्ष से बढ़कर 77.1 वर्ष तक होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2011 में 111 बालक प्रति 100 बालिका था। सरकार के नीतिगत प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2051 तक इसके जैविक मानक के करीब पहुंचने की संभावना है। प्रदेश की केंद्रीय करों पर निर्भरता में निरंतर कमी आई है, जहां वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की कर संरचना में केंद्रीय करों की निर्भरता 56% थी, वहीं वित्तीय वर्ष 25-26 में घटकर 46.4% अनुमानित की गई। अगला पॉइंट है, विगत 9 वर्षों में राज्य के कर एवं गैर कर राजस्व में 12% तथा केंद्रीय अंतरण से प्राप्त राजस्व में 10.3% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर्ज की गई है। अगला है, कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 80% था, जिसे वित्तीय वर्ष 25-26 में बढ़ाकर 83% अनुमानित किया गया है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का राजस्व मुख्यतः आर्थिक सेवाओं से लगभग 69.5% प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त सामान्य सेवाएं लगभग 13.3%, सामाजिक सेवाएं लगभग 7.8%, लाभांश एवं लाभ लगभग 0.5% तथा अन्य स्रोत शेष भाग ब्याज 8.9%। राज्य सरकार के कर राजस्व के घटकों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में सबसे अधिक योगदान राज्य वस्तु एवं सेवा कर का है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर 44.21%, राज्य उत्पाद शुल्क 21.36% और मूल्य संवर्धित कर 15.36% है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के कुल राजस्व व्यय लगभग 5.83 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें विकासोत्तर राजस्व व्यय लगभग 41.62% तथा विकासात्मक व्यय लगभग 53.74% अनुमानित है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार विकास उन्मुख व्यय को प्राथमिकता दे रही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में GSDP के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात 2.6% था। यह बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.9% हो गया। अगला पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक ऋण से GDP अनुपात लगभग 28% है, जो भारत के राष्ट्रीय स्तर तथा वैश्विक औसत की तुलना में काफी कम है। स्थिति राज्य की वित्तीय स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन को दर्शाती है। अगला है, कुल बोए गए क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान देने वाले 5 प्रमुख जनपद। पहला सीतापुर, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा झांसी, हरदोई और उसके बाद बदायूं है। अगला है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है। अगला पॉइंट है, लिंग के आधार पर स्थिति इस प्रकार है कि कार्यरत महिलाओं का 78.8% तथा कार्यरत पुरुषों का 44% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश की लगभग प्रत्येक 5 में से 4 कार्यरत महिला कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जो देश के कुल निर्यात में लगभग 5% की भागीदारी दर्शाता है। निर्यात में संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। प्रदेश में सबसे अधिक निर्यात करने वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 94.3 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जो प्रदेश के कुल निर्यात का लगभग 50.7% है। अब है आपका उत्तर प्रदेश का बजट कंप्लीट हो गया। अब आपका है जो वो है केंद्रीय बजट 2026-27। इसमें है कि 1 फरवरी 2026 को पहला पॉइंट, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने ये 9वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।
कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है कि भारत की समृद्धि के पथ पे सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। तीसरा कर्तव्य है कि सरकार की सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल यह सुनिश्चित करना कि सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच उपलब्ध हो। अगला पॉइंट है बजट अनुमान। तो गैर ऋण प्राप्तियां कुल विक्रय क्रम से 36,05,000 करोड़ 36.5 लाख करोड़ रुपए और 53.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। दूसरा है केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। अगला है सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपए और दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगला है गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान। नेक्स्ट है गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ रुपए है। बजट अनुमान 26-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। अगला पॉइंट है वर्ष 2025-26 में बजट में संशोधित राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट अनुमान जीडीपी 4.4% के समान है। अगला पॉइंट है ऋण से जीडीपी अनुपात। संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 26 से 27 जीडीपी का 55.6% रहने का अनुमान है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना तथा 6 हस्तक्षेपों का प्रस्ताव है। दूसरा है अगला है 7 रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण। तो बायोफार्मा शक्ति की घोषणा, जिसमें ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर करने की रणनीति है। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अगले 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव। तीसरा है 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के निर्माण तथा 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के लिए बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क है। अगला है 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स स्थलों का नेटवर्क बनाया जाएगा। अगला है उपकरण और सामग्री बनाने, फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए इस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। अगला है कि नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में आरएम इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। अगला पॉइंट है खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना के उद्देश्य से खनिज समृद्ध उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सहायता देने का प्रस्ताव। अगला है पॉइंट घरेलू रसायन उत्पाद बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर। अगला है पूंजी सामान क्षमता मजबूत करना। डिजिटल रूप से सक्षम ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के 2 स्थानों सीपीएसई द्वारा हाईटेक टूल पर स्थापित किए जाएंगे, जो उच्च गुणवत्ता के कलपुर्जों का बड़े पैमाने पर और कम लागत से स्थानीय स्तर पर डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। अगला है 5 वर्ष की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना लाने का प्रस्ताव। दूसरा है वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा। रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना। अगला पॉइंट है चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव। इसमें देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों। अगला पॉइंट है एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। अगला पॉइंट है लीगेसी औद्योगिक समूह के पुनरुद्धार की योजना। तो अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए लागत, स्पर्धा और दक्षता के सुधार के लिए 200 लीगेस औद्योगिक समूह के पुनरुद्धार की योजना लाने का प्रस्ताव। अगला पॉइंट है चैंपियन एसएमई बनाना और सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन। अगला है एमएसई करें चैंपियन एमएसई को चैंपियनों के रूप में विकास करने में सहायता के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एमएसई ग्रोथ फंड शुरू करने का प्रस्ताव है। अब है आपकी आर्थिक समीक्षा 2025-26।
29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश किया। इसके प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार थे। इसके अनुसार भारत की प्रमुख वृद्धि का अनुमान लगभग 7%, जबकि वित्त वर्ष 2027 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8% से 7.2% का अनुमान है। अगला है एनपीए में बहुदशकीय गिरावट 2.2% तक हुई। अगला पॉइंट है सितंबर 2025 में विशिष्ट निवेशकों की संख्या 12 करोड़ से अधिक हुई। इनमें लगभग 25% महिलाएं शामिल हैं। अगला पॉइंट है 2005 में 2024 के दौरान भारत का वैश्विक व्यापार निर्यात 1% से लगभग दोगुना होकर 1.8% हुआ। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2025 में सेवा निर्यात अब तक का सर्वाधिक 387.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ, 13.6% की वृद्धि। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत विश्व में सबसे बड़ा जमा प्राप्ति वाला देश बना, 135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा छुआ। अगला पॉइंट है 16 जनवरी 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हुआ। इसमें 11 महीने का आयात और विदेशी कर्ज का 94% शामिल है। अगला है अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत घरेलू मुद्रास्फीति 1.7% रही। नेक्स्ट है कृषि वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन पर पहुंचा, पिछले वर्ष के मुकाबले 254.3 LMT की वृद्धि। अगला पॉइंट है पीएम किसान योजना के शुरू होने से अब तक पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। अगला पॉइंट है वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए मनरेगा के स्थान पर ग्रामीण रोजगार को संरेखित करते हुए विकसित भारत जी राम जी की स्थापना। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2026 की पहली और दूसरी तिमाही में विनिर्माण वृद्धि क्रम से 7.72% और 9.13% रही। यह ढांचागत बहाली को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है 14 क्षेत्रों में उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश हुआ। सितंबर 2025 तक उत्पादन बिक्री 18.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुई और 12.6 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। अगला पॉइंट है भारत सेमीकंडक्टर मिशन से घरेलू क्षमता बढ़ी, 10 परियोजनाओं में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश। अगला है रेलवे के हाई स्पीड कॉरिडोर में वित्त वर्ष 2014 में 550 किलोमीटर की तुलना में वित्त वर्ष में 2026 में 3500 किलोमीटर की वृद्धि। अगला पॉइंट है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड़ान बाजार, हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से 2025 में 164 हुई। अगला पॉइंट है डिस्कॉम के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन, वित्त वर्ष 2024-25 में पहली बार 2701 करोड़ रुपए का सकारात्मक पीएटी दर्ज किया गया। अगला पॉइंट है ओवरऑल नवीकरणीय ऊर्जा और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत की विश्व स्तर पर तीसरी रैंक। नेक्स्ट है कि भारत स्वायत्त सैटेलाइट डॉकिंग क्षमता प्राप्त करने वाला चौथा देश बना। अगला पॉइंट है जनवरी 2026 तक ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पंजीकृत, 54% महिलाएं शामिल हैं। अगला पॉइंट है वर्ष 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 25 तक 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। अगला पॉइंट है इस योजना ने सबसे पहले बैंकिंग सेवाओं से वंचित रही आबादी के लिए आधारभूत बचत और लेनदेन का बुनियादी अवसंरचना स्थापित की है। अगला पॉइंट है स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए में 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण प्रदान करती है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट है वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की साझेदारी 1% से लगभग दोगुनी होकर 1.8% हो गई, जबकि वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में इसकी साझेदारी 2% से बढ़कर दोगुनी से अधिक यानी 4.3% हो गई। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें मुख्य रूप से सेवा निर्यात में हुई तेज वृद्धि के कारण वर्ष 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2024-25 में गैर पेट्रोलियम निर्यात 374.3 अरब अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जबकि गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण निर्यात कुल वस्तु निर्यात के 5वें हिस्से का लगभग चौथा हिस्सा था। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता
घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5% रहा, जो कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है। अगला है, वर्तमान में देश में 23 आईआईटी, 21 आईआईएम और 20 एम्स हैं। अगला है, इसके साथ ही जंजीबार और अबू धाबी में 2 अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसरों की स्थापना भी की गई है। ये क्वेश्चन आपका किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अनुसार 1990 के बाद से भारत ने मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी दर्ज की, जो वैश्विक और औसत 48% से कई अधिक है। अब है आपकी आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रमुख फसलें एवं उनके शीर्ष उत्पादक राज्य इस प्रकार है। फसलें शीर्ष 3 और उत्पादक राज्य, चावल में उत्तर प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। गेहूं में उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब। मक्का में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तूर यानी अरहर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड। चना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कुल दालों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। सोयाबीन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। रेपसीड एवं सरसों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। कुल तिलहन में सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गन्ना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और जूट एवं मैदा में पश्चिम बंगाल, बिहार और आपका तीसरे नंबर पर असम है। ये आपकी आज की क्लास में उत्तर प्रदेश का बजट और आपका केंद्रीय बजट कंप्लीट हो गया। ये क्लास आपकी लोअर पीसीएस का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास इम्पोर्टेंट है। इससे पहले एक क्लास आपकी हो चुकी है, उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।